धड़ल्ले से बोलने का मतलब यह नहीं होता है कि व्यक्ति ज्ञानी है। वो सामने से टीपी भी पढ़ कई बार रख करके पढ़ रहे होते हैं लोग। आपको एक बात सच्ची बताता हूं, सामने 50,000 का मशीन आता है, टीपी लगा दिया और कंप्यूटर में टाइप करके डाल दिया। कंप्यूटर में जो भी आपको बोलना है आपने फीड किया, जैसे न्यूज रिपोर्टर वाले पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में फीड करके डाल दिया, वो स्क्रीन पे सामने चल रहा है। अब होता क्या है कि व्यक्ति ना तो हाथ हिलाएगा और ना ही कुछ बोलेगा, उसके जो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं वो गलत हो जाते हैं, बुरे, एकदम ऐसे मुर्गा बन के खड़ा रहेगा, खाली पढ़ रहा है। और जो है वो ऐसी स्थितियां होती हैं, मंत्र भी पढ़ना है तो सामने से टीपी में लिख के बैठा पड़ा है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ उपस्थित हूं। यहां हम चर्चा करेंगे दशमांश कुंडली की, D4 चार्ट की और D7 चार्ट की। संपूर्ण विश्लेषण में आज आपको विभिन्न चार्टों का जो है वो प्रभाव दिखेगा और उसके अध्ययन में हम शामिल होंगे। सबसे पहले बिना वक्त का नुकसान किए मैं इनकी कुंडली में इनके कुछ सवाल हैं जो शुरुआत में ही बता दूं। इन्होंने पूछा है पत्नी किस राशि या लग्न की होगी, तो आपके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो सबसे बढ़िया होगा मीन राशि। अगर मीन राशि या मीन लग्न की अगर कोई जातिका मिल जाए तो निस्संदेह विवाह कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के लिए कर्क राशि बहुत अच्छी होगी। कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक आपके लिए जातिका अच्छी रहेगी। उसके बाद आपने अगर पूछा है सवाल की किस दिशा में, तो इसके आधार पर आपकी कुंडली में पश्चिम दिशा की तरफ निकल जाइए। अगर पश्चिम दिशा से कोई भी संबंध आ रहा हो तो निस्संदेह विवाह। अब इनका अगला सवाल है कि खुद के भवन का योग कब बनता है, तो उसको कैसे देखते हैं ये बता देता हूं। खुद के भवन को देखने के लिए सबसे पहले लग्न को देखना होगा कि लग्न बली है कि वो आपको दे सकता है। तो लग्न के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां, स्वग्रही होकर के, मतलब प्रतियोगिता है, देर हो सकता है पर हां है, क्योंकि यहां के अधिपति मंगल जो हैं और लग्न के अधिपति होकर के गुरु उनकी स्थिति को देख रहे हैं जो कि सुख के कारक होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने भवन का मालिक बन सकता है, क्योंकि यहाँ के अधिपति शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में सुख भाव में जा रहे हैं। यहाँ के अधिपति तृतीय एकादशवें में हैं और गुरु की राशि में जा रहे हैं, अशुभ ग्रह की राशि में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में अपने भवन का सुख है। और इसी स्थिति को अगर नवमांस में लेकर के आते हैं तो यहाँ पे शनि और केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि के। जो गौर करिएगा, ये प्रत्येक प्रकार के सुख के बारे में विचार कर रहा हूं। तो यहाँ के अधिपति बने मंगल, अब वो जाकर के बैठे हैं कहां, पंचम भाव में। चतुर्थ के अधिपति होकर के पंचम में बैठे, ये योग नवमांस में और भी ज्यादा अच्छी स्थिति में होते हुए देखा जा रहा है। और साथ ही साथ यहां भी लग्न के अधिपति या लग्न के ऊपर मंगल का, गुरु का प्रभाव था। यहां भी सुखेश के ऊपर गुरु का प्रभाव है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। हालांकि कई बार लोग ये कहते हैं कि किसी भी वर्ग चार्ट में दृष्टि का प्रभाव नहीं देखा जाता है, पर मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल वहां दृष्टि देखनी चाहिए और वहां भी देख लेना चाहिए। तो गुरु की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, इस वजह से मंगल और बुध को देखेंगे तो जहां व्यक्ति के लाभ को देने वाले, लाभ में वृद्धि, क्योंकि लाभेश को देख रहे हैं, और यहां पे वो पंचम के अधिपति होकर के पंचम भाव को और सुख भाव के अधिपति मंगल को देख रहे हैं, मंगल की स्थिति ऐसे। तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को धन और सुख, भवन सुख और पति का सुख, दाम्पत्य का सुख, बच्चों का सुख, प्रत्येक प्रकार के जो भी जिससे व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है उसे वो दे देते हैं। क्लियर है। सवाल यह भी पैदा होता है कि नौकरी में स्टेबिलिटी कब आ जाएगी। तो जब भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा चले, जैसे इनकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो नौकरी में स्टेबिलिटी के योग इनकी कुंडली में आएंगे 2022 से 24 तक गुरु की दशा में, क्योंकि गुरु उच्चके हैं और वो बनते भी हैं, पंचम भाव यश का भाव होता है, यहाँ यश बढ़ता है और गुरु की स्थिति में ये स्थितियां बनती हैं, क्योंकि लाभ भाव में इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो बुध में गुरु, यानी कि 22 से लेकर के 24 तक आपको ये टारगेट बना लेना चाहिए कि इससे ज्यादा मुझे ऐसे कर्म करने हैं कि उसके बाद मुझे कभी भी रश ना करना पड़े। जीवन में जो भी टारगेट पूरा करना है मुझे 2024 तक पूरा कर लेना है, उसके बाद आराम से बैठ करके आराम करने वाली बात हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में शादी वगैरह की बात करता हूं तो 2022 के चौथे महीने से अभी इधर विवाह का योग नहीं बन रहा है। आपकी कुंडली 1990 की है, अभी आपके पास उम्र भी है, हालांकि वो बिल्कुल पॉइंट पे है, इस वजह से उम्र कम नहीं है, परंतु फिर भी अगर विवाह के योग अगर देख रहा हूं तो राशि कर्क राशि, और इसके आधार पर अभी अगले साल, इस साल नहीं, इस वर्ष विवाह के योग नहीं है। हालांकि नवमांश कुंडली में अगर देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में अभी दशा जो चल रही है वो बुध में गुरु, बुध में राहु की चल रही है। बुध आपकी कुंडली के लाभेश होते हैं, जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, यहां से योग बन रहा है पर मेहनत करने के बाद। पर इस साल तो अभी मुश्किल की स्थिति बन रही है।
नौकरी में पदोन्नति या फिर किसी भी तरीके के स्टेबल होने के बारे में मैंने बात करी। भवन वगैरह के सुख के बारे में अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में 2027 तक आप अगर चाहें तो निस्संदेह आपके पास अपना घर हो जाएगा। ये बात पक्की है और पक्की बात बताता हूं। अब अलग बात है कि मैंने बात बोल दी और आपने प्रयास नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा, पर हां 2027 तक आपकी कुंडली में ऐसे योग चल रहे हैं जहां आप अगर चाहें तो निस्संदेह भवन का सुख, वाहन का सुख, इन सब चीजों के पीछे आप भाग सकते हैं और जा सकते हैं। दाम्पत्य का सुख कैसा है तो वो बता दूं। यहां पे गुरु की शुक्र की राशि बन रही है, शुभ ग्रह की राशि बनी और वो शुभ ग्रह उच्च के गुरु और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। पत्नी एक पतिव्रता होगी, सुंदर होगी, चंचल मानसिकता की होंगी, मेहनत करने वाली होंगी और भक्ति भावना से उत्तप्रोत रहने वाली होंगी। साथ ही साथ वो थोड़ी बीमार भी हो सकती हैं और कभी कभी न्यायप्रिय या कम बोलने वाली भी हो सकती हैं। शनि केतु का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में दाम्पत्य को कई बार, हालांकि सप्तम के अधिपति होकर के शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं जहां का अधिपति गुरु से दृष्ट हो रहा है, इस वजह से दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं है क्योंकि सप्तम भाव पे भी गुरु की दृष्टि पूर्ण पड़ रही है। यहां के अधिपति केतु के साथ बैठे हैं जो कि मंगलवत होते हैं, तो यहां पे दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, दाम्पत्य बुरा नहीं है क्योंकि यहां भी स्थिति ठीक हो रही थी। तकिया भाव है ये, यहां की भी स्थितियां ठीक ही देखने को बन रही हैं, कभी भी कमजोरी नहीं क्योंकि यहां भी सूर्य उच्च के हैं। यहां पे दाम्पत्य में जुड़ने के बाद व्यक्ति के भाग्य का लाभ मिलेगा, प्रताप बढ़ेगा, उसका पुण्य का फल प्राप्त होता है, व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में हमेशा रत रहने वाला होता है। और वैसे भी आपकी कुंडली में गुरु 24वें साल के बाद से ही व्यक्ति के जीवन में भयंकर लाभ की स्थितियां देखने को मिलती है। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे आपकी कुंडली में मैं अगर कुछ नक्षत्रों की बात करूं तो जैसे नवमांश कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही साथ वो पंचम के अधिपति होकर के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा होना क्योंकि यहां पे भी शुक्र जो थे वो सप्तम के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे थे, ये अच्छी बात थी। यहां भी वो सप्तम तृतीय के अधिपति होकर के तृतीय में बैठे हैं और चंद्रमा और सूर्य से संबंध उनका अगर देख रहा हूं तो चंद्रमा से केंद्र में और सूर्य से दृष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि लग्न के अधिपति, ध्यान दीजिएगा, लग्न के अधिपति नवमांश कुंडली में भाग्य में बैठे, पंचम के अधिपति जाकर के लग्न में बैठे, ये बहुत अच्छी स्थिति है, थोड़ी नहीं बहुत, क्योंकि तीनों त्रिकोण भरे हैं। यहां गुरु स्वयं, यहां उच्च के सूर्य जो कि लग्नेश होते हैं और यहां पे पंचम भाव में चतुर्थ के अधिपति मंगल, ये बड़ी अच्छी बात है जिसे कि अच्छा कहा जाएगा। राहु भी है तो उच्च का है। आपका दाम्पत्य बहुत ही नहीं, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे मैं 100 में 100 अंक दे सकता हूं। तो जल्दी से विवाह करिए और विलंब ना करिए। उसके बाद लाभ मिलने की स्थिति है, इस वजह से विवाह करने के लिए बोल रहा हूं और कोई कारण नहीं है। अगर मैं नक्षत्रों में और भी गौर करता हूं तो शनि बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि धनेश का नक्षत्र है और वो पंचम भाव में बैठा है। यहां से भी व्यक्ति को यश, कीर्ति और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं कई गुना अधिक मात्रा में देखी जा रही हैं। अगर मैं और भी बात करूं तो शुक्र स्वाति नक्षत्र के ये व्यक्ति के वीर्य से कमजोर होने की स्थितियों को नहीं दिखाते हैं। हालांकि सूर्य यहां उच्च के हैं, यहां पे सूर्य जो है वो स्वग्रही हैं, व्यक्ति का प्राबल्य कभी भी कमजोर नहीं है, मतलब वीर्य की स्थिति कमजोर नहीं है, व्यक्ति ठीक है। शुक्र अतिशत्रु का बैठा है, इस वजह से जीवन में जो भी चीजें भौतिकता से पाने वाली होती हैं वो थोड़ी देर से, विलंब से मिलती हैं क्योंकि यहां भी लग्न के अधिपति छठे में गए हैं तो प्रतियोगिता तो हर काम में करना ही होगा। यहां भी शनि केतु बैठे हैं तो थोड़े विलंब तो देंगे। अपने बैलेंस के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करें और विशेषतः अपने पास हमेशा ही बैलेंस बचा करके रखें। कभी किसी से भी अपने बैलेंस और स्टेट के बारे में मैंने कल भी बात कही थी कि किसी से कोई चर्चा ना करें। पैसा हमेशा बना करके रखें, कभी भी किसी एक व्यक्ति पे अपने सारे पैसे ना तो उड़े लें और ना ही किसी एक व्यवसाय में सारे पैसे डालने की आवश्यकता है। ये बुढ़ापे में आपका पैसा ही आपके काम आएगा। क्लियर है? अब यहां पे बात करने के बाद आपकी कुंडली में नवमांश बहुत सटीक है। यहां पे सूर्य का बैठना, गुरु का यहां बैठना, पंचम भाव में मंगल का बैठना जो कि सुख भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, शुक्र स्वग्रही, राहु उच्च के, चंद्रमा स्वग्रही, ये बहुत अच्छी स्थिति है श्रीमान, बहुत ज्यादा अच्छी है ना। मन थोड़ा उनका चंचल रहेगा पर वो बिल्कुल संतुलित है। व्यक्ति धनवान होगी, धन दायक होगी और साथ ही साथ उसके खर्च जो वो करेगी वो संतुलित और सही जगहों पे ही धन खर्च करने की स्थितियां देखी जा रही हैं। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे के साथ द्विद्वादश के संबंध में, परंतु दोनों से केंद्र में होने के कारण दाम्पत्य को जहां बेहतर होते देखा जा रहा है। गुरु का प्रभाव सूर्य पे होने के कारण पत्नी स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और कर्म में सहयोग प्रदान करने वाली भी होती है। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं ना, थोड़ा स्पीड कम कर देता हूं। एक बात बताऊं, अब स्पीड पे एक बात बोलता हूं। दरअसल YouTube के बारे में कई बार मुझे जो निखिल जी हैं वो ये बात कहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोला करो, नहीं तो लोग आपको ये सोच लेंगे अरे इस पंडित को कुछ भी आता नहीं है, ये सोच सोच करके बोल रहा है। क्योंकि कई लोग YouTube पे ऐसे हैं जो कि लगातार धड़ल्ले से कुछ भी बोल देते हैं, सिर्फ उसमें ये देखी जाती है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कितना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए।
धड़ल्ले से बोलने का मतलब यह नहीं होता है कि व्यक्ति ज्ञानी है। वो सामने से टीपी भी पढ़, कई बार रख करके पढ़ रहे होते हैं लोग। आपको एक बात सच्ची बताता हूं, सामने 50,000 का मशीन आता है, टीपी लगा दिया और कंप्यूटर में टाइप करके डाल दिया। कंप्यूटर में जो भी आपको बोलना है आपने फीड किया, जैसे न्यूज रिपोर्टर वाले पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में फीड करके डाल दिया, वो स्क्रीन पे सामने चल रहा है। अब होता क्या है कि व्यक्ति न तो हाथ हिलाएगा और न ही कुछ बोलेगा, उसके जो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं वो गलत हो जाते हैं, बुरे, एकदम ऐसे मुर्गा बन के खड़ा रहेगा, खाली पढ़ रहा है। और जो है वो ऐसी स्थितियां होती हैं, मंत्र भी पढ़ना है तो सामने से टीपी में लिख के बैठा पड़ा है और पढ़ दिया, और आप तो ये सोचते हो कि अरे बाप रे बाप, पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं टीपी लगा सकूं, सच्ची बात है, और मैं झूठ नहीं बोलता, ये आप जानते हो। पर पक्की बात है कि ऐसे कई लोग हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ टीपी बांध करके ही पढ़ते हैं और उसी पे उनका व्यवसाय और कर्माधर्म चल रहा है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर क्या करूं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब D10 चार्ट पे आ जाता हूं। ये D10 चार्ट अगर मैं इसको मान लूं तो सिंह लग्न का D10 बना, मतलब व्यक्ति की कुंडली में यश का जो भाव बनता है यहां पे, वो लग्न में बन रहा है। D10 अच्छा होगा क्योंकि वहीं पे शनि और सूर्य दोनों बैठे हैं। व्यक्ति न्याय के साथ, न्यायप्रियता के साथ काम करेगा, और ये पक्की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य लग्न के अधिपति होकर के लग्न में बैठे ना जी, कर्म क्षेत्र मजबूत बना। और उसमें अगर सिंह राशि के अधिपति बनते हैं सूर्य, अगर लग्न का अधिपति लग्न में बैठ जाए D10 चार्ट में और सप्तम भाव का अधिपति भी बन जाए, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्रत्येक दिन धन कमाने की स्थिति में है। आपको प्रयास कर देना चाहिए, पक्की बात है। वहां पे अगर चर्चा करते हैं तो यहां पे सूर्य बुध दशम स्थान को मजबूत बना रहे थे। यहां पे भी सूर्य की उच्च स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य लग्न से ज्यादा नवमांश में अच्छा बना। D10 चार्ट में स्वग्रही हो रहा है और जन्म कुंडली में वो बड़ा अच्छा है, मंगल भी, क्योंकि वो D10 चार्ट में यहाँ पे मंगल की राशि बनती है और 1 नंबर, और वो छठे भाव में आकर के उच्च के हो रहे हैं राहु के साथ। ये प्रभावपन्न और प्रभाव से संपन्न बनाते हैं। कर्म क्षेत्र ठीक है, आप कर्म से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने कर्म को सुधार लीजिए, कुंडली खराब नहीं है। अब नहीं हो रही होगी तो उसके पीछे अलग बात है कि आप कर नहीं रहे होगे। पर देखिए 2-3 बात बताता हूं, समझ में आइएगा, समझने की स्तुति है कि आप कई बार ये कहते हो पंडित जी फलादेश गलत हो रहा है। अरे मूर्ख आदमी, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। फलादेश गलत तब होता है जब या तो ज्ञान की कमी हो या फिर करने वाला ना कर रहा हो। ज्योतिष कभी गलत, और ज्योतिष कभी गलत था ही नहीं, कभी भी नहीं था। उसको गलत तरीके से पेश किया गया है, उसको गलत तरीके से आपके सामने उपस्थिति उसकी दर्ज कराई गई है, बात यही है, जबकि समझने की देर है। अब एक बार D7 चार्ट देख लेता हूं। संतान भाव, शुक्र अति शत्रु के बैठे हैं, इनकी कुंडली में थोड़ी सी कमजोरी होगी। पर यहां पे अगर देख रहा हूं तो सूर्य बैठा है यहां, और सुख भाव, पंचम भाव के अधिपति बुध जाकर के गुरु के साथ बैठे, संतान का सुख है। संतान में स्थिति कमजोर नहीं है क्योंकि सूर्य और बुध का प्रभाव क्षेत्र मजबूत हो रहा है। D7 चार्ट में दोनों आमने सामने बैठे हैं और गुरु भी साथ में है, संतान के कारक, संतान भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। डेफिनेटली व्यक्ति संतति में रश नहीं करेगा, उसके पास संतति के सुख की स्थितियां बन रही हैं। क्लियर है? अब क्या बताऊं, बातें तो खत्म हो गई, सवाल इनके थे नहीं। पर आप लोगों को ये तो पता चला कि सुख देखने के लिए पहले ये देखना होगा, पहले ये देखना होगा, उसके बाद ये देखना होगा, इच्छा पूर्ति का भाव देखना होता है, यहाँ पे चतुर्थ भाव देखना होता है दाम्पत्य के सुख को, कि गुरु कैसे हैं उस भाव पे, उस भाव के अधिपति पे, और कैसे उनकी स्थिति बन रही है। त्रिकोण भरा हुआ है, यहाँ भी त्रिकोण भरा है, त्रिकोण भरा है। लग्न में वृश्चिक राशि का बनना, मंगल इस कुंडली के लिए कारक होकर के जाकर के छठे भाव में बैठे। व्यक्ति प्रत्येक समय ही युद्ध में, प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में, जीवन में विपरीत और विकट परिस्थितियों में बढ़ करके आगे जीतने वाला होता है। अब आपकी कुंडली में ग्रह दशा कैसी रहेगी, कौन सी ग्रह की दशा कैसी जाएगी, ये बता दूं, वो कल भी मैंने बात करी थी। पर आज होरा कुंडली को देख करके बताऊं तो एकमात्र सूर्य ऐसे हैं जो थोड़े कठिन और मील के पत्थर को जीवन में साबित करने वाले होंगे। वहां पे व्यक्ति मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। सूर्य की दशा जब भी आए तो आप अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई भी निर्णय ले सकते हो। बाकी के जितने ग्रह हैं अगर उनकी डिग्री के आधार पर देखते हैं तो सारे के सारे चंद्रमा के होरा में जा रहे हैं, जिसमें वो सब मन को शांत, अनुकूलता में रखने वाले, और व्यक्ति बहुत ज्यादा रश नहीं करता है। लग्न के अधिपति छठे में बैठे हैं, इसका प्रभाव है कि व्यक्ति रश करेगा, पर बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति जीवन में कभी भी आने वाली नहीं है। यह बात तो पक्की है, क्योंकि वो सब शांत हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और एक बात और कि ग्रह कौन शुभ बना इनकी कुंडली में, कौन अशुभ बना, तो सूर्य शुभदायक हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, पर वो छठे भाव के भी अधिपति हैं, तो व्यक्ति के लिए सपोर्टिव हैं दुश्मनों के लिए और खर्च आदि के लिए।
ये बात है। लग्न पे मंगल का प्रभाव रहेगा तो लग्न को बलि अकर्मण्यता का भाव जागृत होने से बचाएंगे, व्यक्ति कर्मठ हो जाएगा। उम्मीदवारी का भाव जागृत होता है, व्यक्ति का कैरियर वाला क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इस भाव से मंगल जो है वो केंद्र में पंचम नवम के संबंध में आ रहे हैं। चंद्रमा शुभ हैं। मंगल की स्थिति अगर देखता हूं तो मंगल भी ठीक बन रहा है। बुध अशुभ होंगे इस कुंडली के लिए, क्योंकि वो अष्टम और एकादशवें के अधिपति होते हैं। गुरु जन्म कुंडली में अच्छे होंगे, वो त्रिकोण के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं, ये बड़ा लक्ष्मीवान और लक्ष्मी प्रपन्न बनाता है, ये श्रेष्ठ स्थिति है। शुक्र कमजोर होते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं होते, पर फिर भी वो एक अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, सप्तम और द्वादश के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। उच्च के गुरु के साथ चंद्रमा स्वग्रही है, केतु बैठा है। उसकी चर्चा मैंने कल करी थी कि यहां से व्यक्ति को संपूर्ण लाभ ये शुक्र भी देने वाले होंगे, जहां व्यक्ति का दाम्पत्य और नेचर जो होगा वो व्यक्ति का प्रेमी किस्म का होता है, व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का भी होगा, क्योंकि शुक्र और गुरु अगर एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को जहां विद्वता और विद्वत जन से संपर्क करने वाले, ऊंचे और श्रेष्ठ लोगों से मित्रता करने वाले बनाएंगे, तो वहीं पे ये सारी चीजें व्यक्ति को देखने में आ रही हैं कि व्यक्ति का आय भी कई बार असंतुलन में जाता है, व्यक्ति को दूसरों के यहां नौकरी करने की आवश्यकता भी कई बार पड़ जाती है। शुक्र अशुभ होंगे, शनि अशुभ होंगे। राहु और केतु की बात अगर करता हूं तो राहु यहां इनकी कुंडली में न तो लाभदायक है न ही नुकसान है, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं। तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छा परिणाम देता है, और ऐसे अगर केतु की बात करते हैं तो वो अशुभदायी होंगे, लेकिन फिर भी वो चूंकि अच्छे अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, इस वजह से उनके प्रभावों में सकारात्मक प्रभाव ही देने वाले बनेंगे। आपकी कुंडली में अगर कभी भी अगर बात करता हूं तो अभी बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा 2027 तक चलेगी। इस दशा में आप अपने जीवन को टारगेट में फिक्स कर दो कि मुझे इतने तक 2027 तक जीवन को पूरा करने के लिए जो भी काम है, मतलब फिजिकल लेवल पे, उसको कर लेना है। केतु की दशा में धार्मिक कृत्य करने का दौर आएगा, जो व्यक्ति को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा और धार्मिक कृत्य और घटना दुर्घटना से युक्त करके रखेगा। गैस, एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें भी देगा, क्योंकि वो अशुभ बनते हैं ना, इस वजह से। लेकिन वो शुभ ग्रह के प्रभाव में है, इस वजह से उनका प्रभाव कमजोर भी होगा। अब केतु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र 2034 में आएंगे, जो कि बहुत लंबे चलेंगे, 54 तक। तो इस दशा में व्यक्ति को थोड़ा संभल करके भी रहना चाहिए। उस समय व्यक्ति को लालच समाएगी, व्यक्ति लालच से युक्त हो जाएगा, अपना काम पूरे तन और मन से लगा करके करेगा। दाम्पत्य में और जिम्मेदारी को निभाने वाला वो काल रहेगा, जहां आप अपने बच्चों के प्रति समर्पित होंगे, अपने दाम्पत्य को निभाने के प्रति समर्पित होंगे और कर्म करने पर ज्यादा फोकस होंगे। उस समय ये गृहस्थ का भाव जागृत हो जाएगा, तो व्यक्ति को प्रत्येक पल उसको गृहस्थ की याद सताने में और कई प्रकार के अपने जो मानवीय कृत्य होते हैं उसको करवाने वाली स्थितियों में ले जा रहा है। 2054 के बाद अगर आयु की बात करता हूं तो 2054 से 2060 तक आपकी कुंडली में सूर्य की दशा होगी, जहां पे कैरियर पिक पे हो सकता है, पर पता नहीं, प्रदूषण की स्थिति इतनी है कि जी लें तब तो 2054 की बात कौन करे, मैं तो खुद ही कल परसों मरने वाला हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।